ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा जब नवादा पहुंची तो एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा इस यात्रा के साथ चल रही थी। जीप में बैठे राहुल गांधी और पीछे गाड़ियों का काफिला, इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के झंडे और जोश में कार्यकर्ता। प्रतिमा मिश्रा दिखा रही हैं कैसे सड़कों के दोनों तरफ खेतों में समर्थक अपने नेता की एक झलक पाने को जुट रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा रविवार को शुरू हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद तेजस्वी भी इस यात्रा में शामिल हुए। देखिए ड्राइविंग सीट पर बैठने पहुंचे तेजस्वी। तो अब ये देखिए तस्वीरें, तेजस्वी यादव अब इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पहुंचे और ड्राइविंग सीट संभालने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं। सासाराम से इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। एसआईआर जो बिहार में किया गया उसमें जो तमाम खामियां हैं उसे गिनाते हुए तमाम नेता अलग अलग मंचों से लोगों को ये समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मुद्दा अब राष्ट्रव्यापी मुद्दा होने वाला है। केवल बिहार ही नहीं, देश भर में वोटर्स के वोट कितने सुरक्षित हैं ये बताने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त सीधी आप तक हैं जहां पर अब तेजस्वी यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए यहां आ पहुंचे हैं। नवादा की ये तस्वीरें हैं। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत हुई, गया पहुंची ये यात्रा और करीब 16 दिनों तक इस यात्रा को चलना है। 25 ऐसे जिले हैं जिसे कवर करते हुए ये यात्रा आखिर पटना पहुंचेगी। 1300 किलोमीटर का ये पूरा सफर तय करेंगी। और इस दौरान आप देखिए जनसमूह किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। आप जिधर नजर दौड़ाएंगे, एक बार मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन थोड़ा कैमरा पैन करके भी दिखाएं कि आसपास आपको यहाँ खेतों से भी लोग इधर यात्रा में शामिल होने के लिए आते हुए नजर आएंगे। और अब ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नवादा में काफिला कुछ वक्त के लिए रुका है। आज सुबह नवादा के हनुमान मंदिर पुनामा वजीरगंज से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई। सुबह से ही समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई थी। दिल्ली में चुनाव आयोग 7 दिन के भीतर राहुल गांधी से आरोपों पर हलफनामा देने को कह रहा है, तो बिहार में शहर शहर राहुल गांधी के दावों से समर्थक और नेता जोश में दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश बाबू को, एनडीए गठबंधन को एसआईआर के कारण बिहार की जनता बिहार से बाहर करने वाली है। इंडिया गठबंधन, राहुल जी की ये यात्रा, इंडिया गठबंधन की यात्रा आज ये जन आंदोलन बन गया है। आप देख सकते हैं हजारों लाखों की संख्या में लोग खुद से जुट रहे हैं और खुद से आ रहे हैं। बीजेपी के जो तमाम नेता है, जब यात्रा की शुरुआत हुई तो उनकी तरफ से कहा गया ये तो शव यात्रा साबित होगी, क्या कहें? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आइए और देखिए यात्रा में कि क्या समर्थन, जन समर्थन मिल रहा है। उनके भी होश उड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, नीतीश बाबू पूरी तरह से बैकफुट पे है। राहुल गांधी ने जो तमाम सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, जब चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उन सवालों का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि और गंभीर बातें कह दी गई कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके संविधान का अपमान आप लोग कर। चुनाव आयोग अब मुझे एक राजनीतिक दल का हिस्सा दिखता है। मैं आपके चैनल पे साफ कहना चाह रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी का एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट दिखने लग गया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गरिमा, गंभीरता और देश की जनता जो सुनना चाहती है वैसे कोई भी जवाब नहीं आते, जबकि राजनीतिक बातें आती है जिसमें केवल और केवल रस्साकसी दिखती है। कितना व्यापक, कितना बड़ा ये मुद्दा साबित होने वाला है, न केवल बिहार के लिए जहां पर आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं, बल्कि देश भर में अब ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, इंडिया ब्लॉक के तमाम जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से की जानी है कि किस तरीके से चुनाव आयोग बिल्कुल भी निष्पक्ष होकर इस पूरी प्रक्रिया को नहीं चला रहा है और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी बेहद गंभीर है। ऐसे में देखिए बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं सड़कों पर भी ये माना जा रहा है कि जो जनसमूह है, जो जनसैलाब है वो उमड़ा है, क्योंकि वो इस बात की गंभीरता को समझ रहा है कि उनका वोट उनके लिए कितना जरूरी है। कैमरा पर्सन मनोज। जैसे जैसे दिन चढ़ा राहुल गांधी जीप की छत पर आकर बैठ गए। तेजस्वी भी साथ थे। सामने समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल को काला झंडा दिखाने की कोशिश की तो राहुल ने अपनी गाड़ी रुकवाई और बीजेपी समर्थकों की तरफ मुस्कुराते हुए फ्लाइंग किस दिया। अचानक राहुल के फ्लाइंग किस से नारे लगाने वाले भी शांत हो गए। फिर राहुल ने जीप को आगे बढ़ाने को कहा। आज यात्रा का तीसरा दिन है। कल रात भी गया में राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला, बारिश में भीगते हुए। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है।
राहुल ने पहले दिन 6 घंटे में 8 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। सासाराम से औरंगाबाद होते हुए गया और फिर आज नवादा पहुंचे राहुल गांधी। सैकड़ों समर्थक राहुल गांधी की यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और बीजेपी को वोट चोर बता रहे हैं। यात्रा कितनी प्रभावी आपको लगता है साबित होगी और ये मुद्दा कितना बड़ा है बिहार की जनता? बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा है, वोट चोर है और हम लोग एकजुट होकर राहुल जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ को मजबूत करेंगे। आपको लग रहा है इस चुनाव में ये मुद्दा उतना प्रभावी होने वाला है क्योंकि बड़े स्तर पर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली जा रही है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आपके वोटों की चोरी हो रही है। आपको लग रहा है जनता तक ये मैसेज पहुंच रहा है? बहुत बढ़िया मैसेज पहुंच रहा है मैम। युवाओं जाग चुका है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। 17 महीना में हमारे तेजस्वी यादव जो काम करके दिखाए हैं वो युवाओं में एक जोश बन गया है। अभी बिहार का जनता गुमराह होने वाला नहीं है, जाग चुका है। चोर गद्दी छोड़ मुद्दा आप लोग को लग रहा है बहुत प्रभावी? मुद्दा बहुत ज्यादा प्रभावित होगा इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने गलत कर रहा है, गलत की है इतना ज्यादा कि पर्दाफाश हुआ है। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट तक ले गया है, जिनका जिनका नाम कटा, जो आदमी जीवित है उनका नाम काटा गया है। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट गया है भी लोग, बताइए क्या है। इलेक्शन कमीशन तो सबके लिए है, बराबर होना चाहिए, लेकिन वो सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है। आप लोग को भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है? एकदम सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहा है। अगर इसको करना था तो प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले करवा लेते। इस यात्रा के जरिए एक तरफ तो राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस अपनी सियासी जमीन भी तलाश रही है ताकि गठबंधन में उसकी ज्यादा सीटों पर दावेदारी हो। कुल मिलाकर राहुल की यात्रा ने बिहार का चुनाव दिलचस्प बना दिया है और चुनाव ऐलान के पहले चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो जारी है वोटर अधिकार यात्रा और इसी यात्रा के दौरान नवादा से चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने साधा है निशाना। चुनाव आयोग और बीजेपी में साझेदारी चल रही है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान ने आपको वोट का अधिकार दिया, बीजेपी और चुनाव आयोग आपका ये हक छीन रहे हैं। तो लगातार राहुल गांधी के निशाने पर चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी है, वही अपने आरोप दोहराते हुए राहुल गांधी। कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? बिहार इस बात से सहमत है? ये आपका अधिकार है, संविधान आपको ये देता है, इसके लिए आप लड़े हो, आप मेहनत करते हो और ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपसे छीन रहे हैं। और मैं तेजस्वी और यहाँ जो बाकी नेता खड़े हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम आपको बिहार का एक वोट नहीं चोरी करने देंगे, एक वोट नहीं चोरी करने देंगे। तो राहुल गांधी को तो आपने सुन लिया। राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा है। चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट बीजेपी छीन रही है, वही आरोप जो राहुल गांधी लगा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आरोपों के साथ तेजस्वी यादव भी चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक की घेराबंदी करते हुए तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम हर जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। ये हुंकार तेजस्वी यादव ने भरी है वोटर अधिकार यात्रा में। भाजपा के लोग चुनाव आयोग से मिलकर के गरीब युवाओं का वोट का अधिकार छीन रही है। कई लोगों का नाम जो है काट दिया गया है, जो जीवित व्यक्ति है, जो लोकसभा चुनाव में वोट दिया था, उसको अभी मृत्यु घोषित कर दिया गया है। ये चुनाव आयोग के लोग समझते हैं भाजपा के लोग कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी एक बिहारी सब पर भारी। ये नहीं जानते हैं मोदी जी,
चूना तो हम लोग खंगे में रगड़ देते हैं। इस बार जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। ये 20 साल से खटारा जो सरकार है, इसको आप लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम करना है। और अब आपको इसी यात्रा से आज की एक रोचक तस्वीर में दिखाती हूं। दरअसल बिहार के नवादा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक अनोखे अंदाज में नजर आए हैं और इस अंदाज ने सबका ध्यान खींचा। ये यात्रा चल रही है वही वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा के दौरान बीजेपी के कुछ समर्थक पहुंच गए और राहुल गांधी मुर्दाबाद इस किस्म की नारेबाजी वहां होने लगी। अब इन नारों के बीच राहुल गांधी ने न सिर्फ अपनी गाड़ी रुकवाई बल्कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता, बीजेपी के जो समर्थक राहुल गांधी मुर्दाबाद वाले नारे लगा रहे थे, उनकी तरफ मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ने एक के बाद एक, देखिए कैसे फ्लाइंग किस का सिलसिला शुरू किया। जिस तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, वहीं पर राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और फिर देखिए कैसे फ्लाइंग किस, एक के बाद एक फ्लाइंग किस राहुल गांधी ने उस तरफ देना शुरू किया। राहुल गांधी की दिलचस्प प्रतिक्रिया, ये मुस्कुराहट वाली फ्लाइंग किस, इससे माहौल हल्का फुल्का हो गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश को, वो जिस जोश के साथ राहुल गांधी मुर्दाबाद वाली नारेबाजी हो रही थी, वो नारेबाजी जो है वो मध्यम पड़ती चली गई। तो ये अलग अंदाज राहुल गांधी का जो देखने के लिए मिला है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान। देखिए राहुल गांधी लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि उनकी जो राजनीति है उसमें नफरत की कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी जो राजनीति है वो मोहब्बत वाली राजनीति है। और अब आज इसी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब वक्त पड़ा तो राहुल गांधी ने वही मोहब्बत वाली राजनीति करके दिखा दी। बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और राहुल गांधी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के वो मुर्दाबाद वाले नारों का जवाब जो है वो अपने अंदाज में, अपनी मोहब्बत से दिया, फ्लाइंग किस की बौछार करके। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ पे कहा लोगों ने कि शपथ ले ले तो फिर जांच होगी। कैसा शपथ? उसका तो टाइम होता है ना, 30 दिन 45 दिन जो भी है, तो क्या कैसा शपथ? इससे बड़ा शपथ कौन सा है जो हम लेते हैं अंदर लोकसभा में? और ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं, ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया है तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब सॉरी, लेकिन ये सब बकवास है। सच्चाई उनके सामने है, सबके सामने है। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, अफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए उनका जवाब दें ना। मैम, वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, तो बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा है वही गर्माता हुआ। आप देखिए इस सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को विपक्ष आक्रामक अंदाज में उठा रहा है। एक तरफ सड़क पर उतरे हुए हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के तमाम नेता बिहार में, जहां वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण बिहार में चुनाव आयोग करवा रहा है, उसके खिलाफ आवाज संसद में भी बुलंद की जा रही है। और आपने प्रियंका गांधी को सुना, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो मांग कर रहा है कि साहब हलफनामे पर अपने आरोप दीजिए, ये बात बिल्कुल बेतुकी है, क्योंकि हलफनामे पर आरोप देने की एक मियाद होती है, 45 दिन की मियाद। अगर हम हलफनामे पर भी आरोप देंगे तो ये उसको खारिज कर देंगे, कहते हुए साहब 45 दिन तो बीत चुके हैं। ऐसे में अगर आरोप सामने आ रहे हैं तो उसकी जांच करे चुनाव आयोग। अपनी मांगों के साथ विपक्ष आक्रामक। आगे बढ़ेंगे हम, बात जरा अब मौसम के मिजाज की करने जा रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, भारी बारिश का यहां लगातार सिलसिला जारी है। चौथा दिन है आज, और कल ही मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के लिए तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था बारिश का। पूरे राज्य में, सिर्फ मुंबई की क्या बात की जाए, पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो कई जिले ऐसे हैं जो इस वक्त तेज बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं। मुंबई में तो आज बीएमसी ने स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी भी जारी रखी है। सड़कों पर मुंबई में 2 से लेकर 4-4 फुट तक पानी भरा हुआ है। मुंबई में उड़ानें देर से उड़ रही हैं।
मुंबई में सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल मंद पड़ चुकी है और लोग खुद भी बहुत एहतियात बरत रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो मुंबईकर अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी भरा हुआ है। ऐसा ही एक इलाका मुंबई में अंधेरी सबवे वाला इलाका है। कल से यहां अंधेरी सबवे में पानी भरा हुआ है। कल से यहां अंधेरी सबवे में आवाजाही बंद है। आज भी स्थिति वैसी ही है। मुंबई और आसपास के इलाकों में 100 से लेकर 170 mm तक बारिश हुई है। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। खराब मौसम को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में, थाने में, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहां इन तमाम इलाकों में, मतलब ये कोंकण वाला जो इलाका है और मुंबई, यहां सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला जो है वो छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। वहीं अगर यातायात की बात की जाए, हवाई यातायात, तो इंडिगो एयरलाइंस ने तो बाकायदा अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्तों पर क्योंकि जलभराव है, ट्रैफिक जाम के कारण उड़ानें देर से चल रही हैं। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहें। भारी बारिश जिसकी वजह से मुंबई का कोना कोना पानी पानी, और पानी वाली इस परेशानी से हर कोई परेशान है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुंबई के जुहू इलाके की हैं और जुहू वो इलाका है जो मुंबई के पॉश इलाकों में गिना जाता है। यहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बंगले हैं, खासतौर से महानायक अमिताभ बच्चन का जो बंगला है वो भी यही है। और इसके बाहर देखिए कैसे भयंकर जल भराव हुआ है। आप सोच सकते हैं कि जब इस वीवीआईपी इलाके का ये हाल है तो बाकी इलाकों की तो क्या ही हालत होगी मुंबई में। कुल मिलाकर हर इलाके का हाल बेहाल, और यह हाल सिर्फ इस साल नहीं है बल्कि हर साल यही स्थिति बनती है। हर साल की यही कहानी पानी वाली। बारिश होती है और मुंबई डूबती है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा के बाहर बारिश के बाद जो पानी भरा है, वहीं की तस्वीरें आपके सामने। भारी बारिश का सिलसिला जारी है और जारी है इलाकों का जलमग्न होना। कई निचले इलाकों में तो पानी सुबह से ही भरा था, लेकिन अब उन सोसाइटी में भी पानी भर रहा है जहां बहुत कम देखने को मिलता है कि वहां जल जमाव की स्थिति पैदा हो। मैं मुंबई के जुहू इलाके में हूं और मुंबई के एक चर्चित जगह पर हूं, देश के महानायक अमिताभ बच्चन के घर के बाहर। ये अमिताभ बच्चन का घर है, प्रतीक्षा बंगलो परुलेकर मार्ग पर स्थित है मुंबई के जुहू इलाके में। और देखिए प्रतीक्षा बंगलो के दरवाजे पर यानी घर के दहलीज तक पानी आ चुका है और पानी जमा है। और देख सकते हैं आप जो सिक्योरिटी कर्मचारी हैं वो दरवाजे पर खड़े हैं, उनके पैर भी जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। ये निवास है अमिताभ बच्चन का, प्रतीक्षा बंगलो परुलेकर मार्ग पर स्थित है। और देखिए पूरा जो इलाका है वो जलमग्न है, जगह जगह सड़कों पर पानी भरा है और इससे अमिताभ बच्चन का जो घर है वो भी नहीं बचा। प्रकृति किसी को नहीं देखती और किसी को नहीं छोड़ती। मुंबई में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बीती रात से तो मुंबई में तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके चलते अधिकतर इलाके जलमग्न है। कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहा है। मुंबई के जुहू इलाके में भी जल जमाव देखने को मिल रहा है। चाहे आम लोगों का घर हो, चाहे खास लोगों का घर हो, वीवीआईपी हो, नेता हो, अभिनेता हो, उनके घर के दरवाजे पर, दहलीज पर या फिर घर से निकलते समय सड़क पर तो आपको पानी ज़रूर नज़र आएगा। ऐसी स्थिति बनी है। परुलेकर मार्ग पर जरा ये दूसरा रास्ता देखिए, जो प्रतीक्षा बंगलो से जलसा की ओर जाने वाला रास्ता है, जरा इस सड़क पर भी देखें तो पानी भरा हुआ आपको नज़र आएगा। थोड़ा अब आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर मुंबई के जुहू परुलेकर मार्ग की है और परुलेकर मार्ग पर देखिए किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। सामने आपको लेकर चलते हैं इस सड़क पर, जो कि जेवीपीडी का ये रोड है। और इस सड़क पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। कुछ लोगों के लिए बारिश सुहानी लग रही है, लेकिन जो लोग अपने काम पर निकले हुए हैं उनके लिए तो आज मुसीबत भरा दिन है। देखिए एक पिता और पुत्री को जो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो काम पर निकले हुए हैं वो डिवाइडर का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी नज़र जहां तक जाएगी ये निगाह, सड़क के दोनों तरफ इसी तरह से पानी भरा हुआ है। और इस प्रकार से ये आप देखिए सामने से जो वाहन चलकर आ रहे हैं उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वाहन जो है लगभग
छोटे वाहनों के तो पहिए पूरे डूब जा रहे हैं, बड़े वाहन सावधानी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अमिताभ बच्चन के ठीक घर के बाहर की ये तस्वीर है, आपको दिखा दें। ये देखिए संगीत महाभारती चौक है ये, और परुलेकर मार्ग है। परुलेकर मार्ग पर ये प्रतीक्षा बंगलो है, और प्रतीक्षा बंगलो के ठीक बाहर की ये तस्वीर है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि आज की बारिश में उन इलाकों में भी पानी भरा है जहां आम तौर पर पानी नहीं भरता था। तो देखा आपने कैसे मुंबई पर बारिश वाली आफत बरस रही है। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है, और इस बीच एक खौफनाक वीडियो यहां से सामने आ रहा है, आपको हम दिखाते हैं। एक व्यक्ति के पानी में बहने और उसके रेस्क्यू का ये वीडियो है आपके सामने। ये तस्वीरें पवई के फूले नगर इलाके की बताई जा रही है, जहां एक युवक के बाढ़ के पानी में बह जाने की घटना सामने आई। गनीमत ये रही कि बारिश में बह गए उस व्यक्ति को बचा लिया गया। ये देखिए आप, इंसान किस तरीके से, एक शख्स इसमें बह गया गया। हालांकि राहत वाली बात यह है कि इसको बाल बाल बचा लिया गया, जान बच गई है। इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, इंडिया गठबंधन का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय हो गया है। बड़ी खबर, बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। ये विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से, इंडिया गठबंधन का ये उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जिसके नाम का ऐलान कर दिया गया, इस वक्त की बड़ी खबर, और नाम है बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये बड़ी जानकारी, बैठक चल रही थी, मंथन चल रहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये ऐलान कर दिया गया, नाम है इंडिया ब्लॉक की तरफ से बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी। इस नाम पर फैसला हो गया है, औपचारिक ऐलान अभी कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सभी को इंतजार था कि आखिर एनडीए के उम्मीदवार को कौन विपक्ष की तरफ से चैलेंज करने वाला है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, और अब ये नाम सामने आ गया है। रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ये होंगे इंडिया अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट। इनको जैसा मैं देख पा रहा हूँ, ही वॉज अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 12/1/2007 को, रिटायर्ड 8/7/2011। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के परमानेंट जज भी नियुक्त किए गए थे 1995 में। तो लीगली हम देखें तो ग्लोरियस इतिहास है, और इस वजह से तमाम पार्टी के नेताओं की आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक चल रही थी जिसका आपने जिक्र किया, उसमें ये तय किया गया है कि अब एनडीए के उम्मीदवार को इंडिया अलायंस की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो इनको चुनौती देंगे। हालांकि मैं यहाँ बता दूं, थोड़ी देर पहले हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आंकड़े एनडीए के फेवर में हैं। 340 से 50 के आसपास आप मान के चलें कि इंडिया अलायंस के पास फिलहाल नंबर हैं। कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि और ज़्यादा लोगों को रीच आउट किया जाए। 425 के आसपास जितना टोटल आंकड़ा बताया जाता है, उसमें करीबन 385 के आसपास वोट जो एनडीए सरकार की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कम से कम उनके पास है। इसके बियॉन्ड भी उनके पास समर्थन है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये एनडीए के पक्ष में जाता हुआ चुनाव ज़रूर दिख रहा है, लेकिन एक पॉलिटिकल लड़ाई थी जिसको इंडिया अलायंस विपक्ष लड़ना चाहता था, और डिस्पाइट की गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, रीच आउट किया गया कि क्यों ना एनडीए के उम्मीदवार को ही, राधाकृष्णन को ही सपोर्ट कर दे विपक्ष की पार्टियां। इस तरह के व्यू भी सामने आए थे, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए ये बेहतर समझा गया कि बिहार में विधानसभा चुनाव है। आशीष, जो कि पहले से लग ही रहा था कि बिहार या साउथ दोनों में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है, दोनों ही राज्यों में से, और ये साउथ से ही है बालकृष्ण सुदर्शन। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने आपको बताया कि हैदराबाद में परमानेंट हाई कोर्ट के जस्टिस नियुक्त किए गए थे और आंध्र प्रदेश से आते हैं। निश्चित तौर पर तमिलनाडु, पहले ये भी इंडिया अलायंस में दीपा आप एक ये पैरवी की गई थी कि क्यों ना हम भी अपना कैंडिडेट तमिलनाडु से ही दें। उसके बाद कुछ लोगों की राय थी कि बिहार से दे या महाराष्ट्र से दे, बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। क्योंकि गवर्नर थे एनडीए के कैंडिडेट महाराष्ट्र के, इस वजह से क्या महाराष्ट्र से दिया जाए तो महाराष्ट्र की पार्टियों में भी एका देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद साउथ से ही चुना गया है, आंध्र प्रदेश से चुना गया है, रिटायर्ड माफ़ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को चुना गया है, और अब वो नाम सामने आ गया जिसका इंतजार था, जो इंडिया अलायंस की तरफ से एनडीए के उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनौती देंगे। आंकड़े एनडीए के पक्ष में है आशीष, और ये एक मैसेजिंग की भी कोशिश की गई है क्योंकि साउथ से ही उम्मीदवार इंडिया अलायंस की तरफ से भी है और एनडीए की तरफ से भी साउथ से ही कैंडिडेट को सामने रखा गया है। एक संदेश, एक मैसेजिंग की भी कोशिश की गई है इंडिया ब्लॉक की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एनडीए की तरफ से भी जब इस नाम का ऐलान किया गया तो ये ज़रूर सबके मन में भाव आया कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जो साउथ में फुटहोल्ड ढूंढने की कोशिश
कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी, उसमें इससे बल मिलेगा उम्मीदवार को उतार करके, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एनडीए अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब होगा। इसका एक लार्जर पॉलिटिकल मैसेज जाएगा। ऐसे में कोई कदम ये ना उठाए इंडिया अलायंस जिसमें उनको इसका राजनीतिक नुकसान हो। कम से कम ये हो कि अगर साउथ से एनडीए ने अपने उम्मीदवार को उतारा है तो साउथ से ही इंडिया अलायंस के तमाम पार्टीज भी एक मत होकर के कैंडिडेट को देने में कामयाब हुए हैं। ये कम से कम ये दिखाएगा कि साउथ इंडिया में पॉलिटिकल फुटहोल्ड को बढ़ाने की जो कोशिश एनडीए कर रहा है उसको उसकी किसी तरह से राजनीतिक काट के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। बहरहाल ये बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में। इंतजार हो रहा था विपक्ष की ओर से भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम का जो ऐलान है वो औपचारिक रूप से जो है थोड़ी देर के बाद कर दिया जाएगा। जो नाम सामने आया वो हमने आपके सामने रखा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।